स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेदांती मैम कॉन्सेप्ट लैब, जहां आप इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत ही इजी और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझेंगे। क्लास इंजीनियरिंग फिजिक्स के जो वीडियो मैंने पहले अपलोड करे थे उनमें मैंने अपने नोट्स से आपको समझाया था कि कैसे वो शॉर्ट टॉपिक थे, इसलिए मैंने उसे नोट्स से समझाया था। पर अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये जो टॉपिक है क्लास, ये आएगा लॉन्ग में, बहुत ही लेंदी है, तो हम इसे समझेंगे बोर्ड पर। मैं इस डेरिवेशन को परफॉर्म करूंगी। क्लास इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये वीडियो में आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, तो अब आप अपनी कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं डेरिवेशन को करूंगी, बिल्कुल उसी तरह से आपको भी डेरिवेशन को मेरे साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आप ये चीज़ समझेंगे। तो चलिए, ये डेरिवेशन बहुत लेंदी है, धीरे धीरे इसे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि श्रोडिंगर ने बताया क्या था और उसने ये डेरिवेशन दिया क्यों है। तो इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि श्रोडिंगर प्रेजेंट द वेव प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को, किसको, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को प्रेजेंट करने के लिए एक कैलकुलेशन या फिर एक इक्वेशन दी। क्या दी? एक इक्वेशन दी। किसके लिए दी? इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को प्रेजेंट करने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जिसे कहा गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इतना क्लियर है कि श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन दी जिसे कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमें पता क्या चलता है, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस इन द एटम। आपके एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की संभावना क्या बताना, प्रोबेबिलिटी बताना ही क्या है। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि कोई इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर कहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी कैलकुलेशन में किस इक्वेशन का यूज किया जाता है क्लास, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो इतना क्लियर है कि श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दी थी, किसके लिए दी थी, इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन दी थी, और इस इक्वेशन का यूज किया जाता है उस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का अनुमान लगाने के लिए, उसकी कैलकुलेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। इतना क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं डेरिवेशन पे। किस पे आते हैं क्लास, डेरिवेशन पे। इतना इंट्रोडक्शन आप जैसे मैंने समझाया क्लास, देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझा रही हूँ ना, आपको हिंदी में भी समझा रही हूँ, इंग्लिश में भी समझा रही हूँ। तो अगर ये मैंने इंग्लिश में नोट डाउन कर रखा है तो आप कुछ मत करो, वीडियो देखते टाइम जो मैं समझा रही हूँ ना हिंदी में, उसे आप लिखते जाओगे ना, हिंदी में लिख लो तो आपके हिंदी के नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा हिंदी में भी रही हूँ और इंग्लिश में, भले एक बोर्ड पे इंग्लिश में लिखा है पर मैं समझा दोनों लैंग्वेज में रही हूँ, तो आप इससे भी अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए, डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करेंगे क्लास। तो हम मानते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी, डी ब्रोगली थ्योरी ने क्या बताया था, हम पिछली बार पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएट विथ अ वेव विच इज नोन एज मैटर वेव। डी ब्रोगली थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मूविंग पार्टिकल होता है वो किसके साथ एसोसिएट करता है, वेव के साथ एसोसिएट करता है, जिसे बोला गया था डी ब्रोगली वेव। क्या कहा गया था क्लास, डी ब्रोगली वेव। तो वही लिखा है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थ्योरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विथ वेव हुज वेवलेंथ। अब उसके लिए उन्होंने वेवलेंथ का डेरिवेशन दिया था जो क्या निकला था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो डी ब्रोगली थ्योरी के अनुसार ये बात थी। अब आगे लेके चलते हैं। हम मानते हैं एक सिस्टम है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ वेव, एक वेव का सिस्टम है एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल। अब क्योंकि डी ब्रोगली ने बोला अगर मूविंग पार्टिकल है तो वेव के साथ एसोसिएट करेगा, तो वेव है तो वो किसके साथ एसोसिएट करेगी, पार्टिकल के साथ, दोनों अकेले तो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ वेव एसोसिएटेड विथ पार्टिकल
लेट एक्स वाई जेड इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। अब कोई पार्टिकल है क्लास, तो वो एक्स जगह एक्स पोजीशन पे भी हो सकता है, वाई पोजीशन पे भी हो सकता है और जेड पोजीशन पे हो सकता है। तीन डायरेक्शन हमने ले लिए। अब इन तीन डायरेक्शन में एक्स वाई और जेड कहीं भी हो सकता है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई जेड। एंड साई इज द वेव फंक्शन। और क्लास में पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ साई क्या होता है। किसी भी पार्टिकल की उपस्थिति का जब आप अनुमान लगाते हो तो उसके लिए जिसका यूज किया जाता है वो क्या होता है, साई। साई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम। दिए गए समय में किसी भी पार्टिकल की उपस्थिति का अनुमान लगाना क्या है, साई है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का अनुमान लगा रहे हैं तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, साई का यूज करना पड़ेगा। तो क्लास ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और वहाँ है डेरिवेशन का, जब आप शुरू करोगे तो थ्योरी जो आपको लिख के आनी है पेपर में वो बस इतनी सी है क्लास। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। तो चलिए क्लास, अब हम शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, जब मैं इस डेरिवेशन को करा रही हूँ तो ये डेरिवेशन आएगा लॉन्ग में, लेंदी है, टाइम लगेगा करने में। आपके हो सकता है नोट्स के 4-5 पेज भर जाए और आप बोले कि अरे ये तो हमसे होगा ही नहीं, इतना बड़ा है। तो क्लास हर चीज़ मांगती है प्रैक्टिस। आप जब इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिल्कुल इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से पेपर में लिख के आ सकते हैं। तो चलिए क्लास, कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए और शुरू करते हैं ये डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें लेना पड़ेगा क्लासिकल डिफरेंशियल वेव मोशन की इक्वेशन। चलिए इसे शुरू करते हैं। द क्लासिकल डिफरेंशियल वेव इक्वेशन फॉर वेव मोशन, फॉर वेव मोशन। वेव की मोशन के लिए क्लासिकल वेव डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर। अब आपको याद रखना है, डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर। ये है आपकी क्लासिकल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको याद रखना है जब ये डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे क्लास में, साई मुझे ये डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर तो वापस लिख देती हूँ, वी स्क्वायर भी फिर लिख देती हूँ। यहाँ पे मुझे कॉमन जो दिख रहा है वो साई है, तो मैं साई को कॉमन ले लेती हूँ। और डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डेल जेड स्क्वायर को मैं अंदर ही रहने देती हूँ और साई को कॉमन ले लिया। ये जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट की जगह मैं लिख सकती हूँ डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लैप्लेसियन ऑपरेटर। क्या लिख सकती हूँ मैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर। तो चलिए क्लास, इस पूरे पोर्शन को हटा देंगे और इस पूरे पोर्शन की जगह मैं लिख देती हूँ लैप्लेसियन ऑपरेटर। किसका, वी का स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहने दो, लैप्लेसियन ऑपरेटर इस पे लिख दे इस पूरे की जगह और साई ऐसे कैसे। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्या है क्लास, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है, आगे बढ़ूंगी मैं इसकी वैल्यू ढूंढती हूँ, किसकी, डेल स्क्वायर साइड डेल टी स्क्वायर की वैल्यू ढूंढूंगी। और जब मुझे डेल स्क्वायर साइड डेल टी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी तो मैं अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 में उसे पुट कर दूंगी। तो चलिए कैसे मिलेंगे हम डेल स्क्वायर साइड डेल टी स्क्वायर की वैल्यू, तो हम मानते हैं साई इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो वेव इक्वेशन क्या बनेगी, साई इज इक्वल टू साई जीरो, एक्स वाई जेड आपकी पोजीशन है और टाइम है टी। तो साई क्या है, फंक्शन है पोजीशन और टाइम का। अब क्लास मुझे चाहिए डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे साई के साथ तो डिफरेंशिएशन है ही नहीं, तो मैं चलो इसके साथ डिफरेंशिएशन अप्लाई करूँगी। लेकिन पहले इसका एक सोल्यूशन है, किसका, इस इक्वेशन का। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, इस इक्वेशन का सोल्यूशन आपको याद रखना है जो होगा साई इज इक्वल टू साई जीरो ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये है इसका सोल्यूशन इसका।
अब मैं जानती हूँ मुझे तो साई डिफरेंशिएशन वाला चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, डिफरेंशिएशन अप्लाई करूँगी इस पर विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में दिया है, टी के रिस्पेक्ट में, तो मैं टी के रिस्पेक्ट में कर देती हूँ। तो जब इस पर मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई करूँगी तो लिखूँगी डेल साई अपॉन टी के रिस्पेक्ट में, तो डेल टी, साई जीरो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसका करेंगे डेल अपॉन डेल टी ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। इतना क्लियर है क्लास। देखिए यहाँ साइड में लिख देती हूँ मैं, डेल अपॉन डेल टी ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन करा जाता है तो आंसर आएगा आपका माइनस का आई ओमेगा ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये आपका आंसर आना चाहिए। तो मुझे पता है कि इसका डिफरेंशिएशन का आंसर ये है, तो मैं इस पूरे की जगह उसकी आंसर लिख देती हूँ। तो ये डेल साई अपॉन डेल टी तो ऐसे ही रहने देते हैं, साई जीरो ऐसे ही रहने दो। इस डिफरेंशिएशन का जो आंसर है वो क्या था, माइनस का आई ओमेगा ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये मैंने लिख दिया। यहाँ हमारा आधा काम हो गया। अब क्लास देखिए, मेरे पास डेल साई अपॉन डेल टी पर मैं जिसकी वैल्यू ढूंढ रही हूँ उसको मैं तो डेल का स्क्वायर है, और यहाँ तो डेल का स्क्वायर है ही नहीं। तो चलिए क्लास अप्लाई करते सेकेंड डिफरेंशिएशन ताकि डेल का स्क्वायर आ जाए। सेकेंड डिफरेंशिएशन वही विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं इसका सेकंड डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू साई जीरो माइनस के आई ओमेगा का भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कांस्टेंट है, किसका होगा, डेल अपॉन डेल टी ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये हो गया हमारा सेकंड डिफरेंशिएशन। सेकंड डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं, डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लास क्या करेंगे, साई जीरो को कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने दो, माइनस आई ओमेगा ऐसे ही रहने दो। पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं जब ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, तो आंसर जो होता है वो मुझे पता है, तो मैं उसकी जगह वापस से लिख देती हूँ माइनस का आई ओमेगा ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। हाँ, इतना क्लियर है क्लास। जैसे करते जा रही हूँ मेरे साथ चलते रहिए। देखिए इसको आप सॉल्व करते हैं, डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, साई जीरो ऐसे ही रहने दो। देखो आई यहाँ भी आई का स्क्वायर, और आई स्क्वायर जो होता है वो माइनस वन के बराबर होता है। तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन आई का स्क्वायर क्या है, माइनस वन है, तो मैं इसकी जगह लिख देती हूँ माइनस साई जीरो ऐसे कैसे ही ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। फिर इसे थोड़ा सिस्टमेटिक करती हूँ, डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर पहले लिख देती हूँ, साई जीरो ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी बाद में लिख देती हूँ। अब क्लास में जानती हूँ, ये देखिए यहाँ पर कि साई जीरो ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी किसके बराबर है, साई के। देखिए साई इज इक्वल टू होता है साई जीरो ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये मैं जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हटा के सिर्फ साई लिख सकते हैं ना। तो चलिए डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, माइनस ऐसे ही रहने दो, ओमेगा भी ऐसे ही रहने दो, पर अब इस पूरे की जगह सिर्फ क्या लिख दूंगी, साई। आगे बढ़े। अब देखो क्लास, ओमेगा इज इक्वल टू होता है, हम जानते हैं 2 पाई न्यू, किसके बराबर होता है ओमेगा, 2 पाई न्यू की। तो डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो, माइनस को ऐसे रहने दो, 2 पाई न्यू लिख दो, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, साई ऐसे कैसे रहने दो। यहाँ तक हमारी गाड़ी बढ़ चुकी है। अब आगे देखें, डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 टू ज़ा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये न्यू स्क्वायर, और साई ऐसे कैसे। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं हमारा डेरिवेशन कैसे बढ़ाया हमने पहले क्लासिकल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, इक्वेशन नंबर 1 आई, फिर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हमने जब सेकंड डिफरेंशिएशन अप्लाई करा था तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो थी डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका क्या बन गया था, इज इक्वल टू रह गया था माइनस का 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, और ये साई। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब क्लास आगे जो न्यू देख रहे हो वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन लेमडा के। और अगर मैं न्यू का स्क्वायर कर दूँ, देखिए क्लास कभी कभी सी की जगह वी भी लिखा जाता है, तो मैं सी की जगह लिख देती हूँ वी का स्क्वायर अपॉन, क्या लिख देती हूँ, वी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करूँ तो क्या हो जाएगा आपका, डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 पाई स्क्वायर
वी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और साई ऐसे के ऐसे, वी की जगह हमने इसकी वैल्यू लिख दी है। यहाँ क्लास देखिए ये हमारी वैल्यू आ चुकी है डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर की। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में इसकी वैल्यू पुट करने पर तो जो हमारी इक्वेशन वन है क्लास वो क्या थी, इक्वेशन वन थी हमारी डेल स्क्वायर साई डेल टी, थोड़ा ठीक से लिखती हूँ, डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर साई। ये थी हमारी वैल्यू इक्वेशन वन की। अब इस इक्वेशन वन में इस पूरे की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए क्लास वी स्क्वायर लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर साई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हाँ माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्या करा, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर को हटा दो तो अब जो रहेगा वो होगा लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर साई। देखो यहाँ माइनस का है, हाँ चलो आगे ही कर लेती हूँ मैं, रुकते हैं इतनी जल्दी नहीं करते। माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। अब मैं चाहूँ तो इस माइनस को उठा के इधर लेके आ जाऊँगी तो प्लस का हो जाएगा और एक बराबर हो जाएगा किसके, जीरो के। अब क्लास इस इक्वेशन में मैं जानती हूँ लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। अगर मैं लैम्डा का स्क्वायर कर दूँ तो हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, और अगर मैं 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर लिख दूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी क्लास, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख देती हूँ जो आपको यहाँ दिख रहा है 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर ऐसे कैसे ही, इस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की जगह मुझे ये वैल्यू लिखनी है तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और एच स्क्वायर नीचे आ जाएगा और आपका साई इस तरह से यही रहेगा। ये क्लियर है क्लास, किसने करा, लैम्डा स्क्वायर की 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है उस इक्वेशन में। अब क्लास में फाइंड करूँगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। इस एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू फाउंड करूँगी फ्रॉम किससे, वो भी फ्रॉम टोटल एनर्जी से। किससे निकालूंगी, टोटल एनर्जी से। क्लास आप जानते हैं जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो जो टोटल एनर्जी ई होती है वो बराबर हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस वी के। ये हो गया। अब क्लास मुझे तो चाहिए 1/m स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू, तो 1/2 एम वी स्क्वायर में इधर ले लूँगी और इज इक्वल टू में चला जाएगा ई माइनस वी, क्योंकि वी प्लस का है उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये क्लास ये हमने लिख दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे एम स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, एम स्क्वायर और एम का स्क्वायर दिया नहीं है तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एम का मल्टीप्लाई ऊपर भी करूँगी और नीचे भी। क्या बोल रही हूँ मैं, इस इक्वेशन में एम का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों में करूँगी तो 1/2 एम स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर और नीचे भी एम का मल्टीप्लाई, तो ये एम यहाँ आ चुका है। अब मुझे तो चाहिए एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2m, जो आपका ये 2m है उसे उठा के उधर ले जाएंगे तो 2m ई माइनस वी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है तो मैं क्या लिखूँगी, पुट द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है ये आपकी, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मान अगर मैं रखूँ तो डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा। तो अभी मैं लिख देती हूँ, चलो पूरी इक्वेशन, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब इस एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं हटाती हूँ और उसकी वैल्यू लिख देती हूँ जो है आपकी 2m ई माइनस वी साई अपॉन में आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना क्लियर है क्लास, हमने क्या करा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हटाया उसकी वैल्यू लिख दी। अब क्लास आप देखिए मैं बताती हूँ, एच क्रॉस इज इक्वल टू होता है एच अपॉन 2 पाई, किसके बराबर होता है एच क्रॉस, एच अपॉन 2 पाई के। तो एच क्रॉस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अगर मैं 1 अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर की बात करूँ तो वो होता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर के बराबर। वो मुझे कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, वो मुझे कहाँ दिख रहा है,
यहाँ पर दिख रहा है ना, तो इस पूरे को मैं हटाऊंगी और उसकी जगह लिख दूंगी क्या लिख दूंगी क्लास, 1/h×²। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और ये लिख देते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई तो हट जाएगा, क्या रहेगा 2m/-v साई अपॉन में क्या आ जाएगा h×² आ जाएगा इस पूरे की जगह, इज इक्वल टू 0। यह है आपकी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ये क्या है आपकी क्लास, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। देखिए क्लास, आप चाहें तो इसे यहीं पर रोक सकते हैं इस डेरिवेशन को, क्योंकि ये जो आया है वही है आपकी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे रोकने से अच्छा आप बस थोड़ा सा और साथ दीजिए मेरा और इस डेरिवेशन को पूरा करिए, क्योंकि जो मेन इक्वेशन बनेगी जिसका यूज आप कई सारे डेरिवेशन में करोगे वो इसके थोड़ा सा और मॉडिफाई करने पर आएगी। तो बस थोड़ा सा और डेरिवेशन है, आगे इसको हम लेके चलते हैं, बस ज़रा से और मेहनत कर लेते हैं और इस इक्वेशन को पूरा करते हैं। चलिए क्लास, हम इतनी तो आगे गाड़ी को बढ़ा ही चुके हैं, तो बस ये सब इसके स्टेशन तक पहुंचा देते हैं। हमारा जो लास्ट इक्वेशन मैंने अभी लिखी है, चाहे तो आप उस पर लिख दीजिए दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम टाइम, क्योंकि ये टाइम से फ्री है। आप चाहें तो इतने में डेरिवेशन को रोक दो जो मैंने लास्ट में इक्वेशन लिखी है, लेकिन नहीं क्लास, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी ताकि आपका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट ही हो। देखिए अभी जो आई है वो आपकी इक्वेशन क्या थी, लैप्लेसियन ऑपरेटर्स के साई प्लस 2m/-v साई अपॉन h×² इज इक्वल टू 0। इसे लिख लीजिए क्या, दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। क्यों, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम टी, क्योंकि ये टी से फ्री है, कहीं पर भी टी नहीं दिख रहा। अब आप क्या करो, अब क्या करना है, इन दिस इक्वेशन बोथ साइड को आपको मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2m/h²। आपको क्या करना है, इसकी इस साइड को भी और उस साइड को भी किससे मल्टीप्लाई नहीं करना क्लास, क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2m/h²। तो चलिए करके देखते हैं। लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर को मैं लिख देती हूँ और उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ 2m/h² से। ठीक से लिख नहीं पाई मैं, 2m/h² से डिवाइड कर दिया, प्लस आपका 2m/-v अपॉन h×² को भी मैं डिवाइड करूंगी 2m/h² से, इज इक्वल टू में क्या है आपका 0, जिसे भी मैं डिवाइड करूंगी 2m/h² से। तो दिख रहा है आपको, इसको भी डिवाइड करा, इसको भी डिवाइड करा, इसको भी डिवाइड करा, तो देखो 2m से ये 2m और h× से ये h× कट जाएगा क्लास। अब ये h× जो नीचे वो ऊपर आ जाएगा, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा h×² अपॉन 2m लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर साई। ये जो h× नीचे है उसे मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर लेके आ गई हूँ। अब आपका ये प्लस ऐसे कैसे ही, जो 2m से 2m h× से h× कट गया, तो बचा क्या क्लास यहाँ पर e-v साई इज इक्वल टू, अब ये 0 को अगर मैं किसी से भी डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आएगा क्लास, 0 ही आएगा। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करा गया तो ये आया कुछ इस तरह से। अब क्लास मुझे तो ई साई की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, ई साई की, तो इसे मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, प्लस साई का मल्टीप्लाई ई से करूंगी ई साई, माइनस से करूंगी तो माइनस का वी साई इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा, मुझे तो ई साई की वैल्यू चाहिए, तो ई साई को मैं उठा के वहां ले जाते हैं। चौक पे चौक खत्म होगी। डेरिवेशन मानती हूँ कि थोड़ा टफ है, लेकिन साथ साथ आप चलते जाइए मेरे और बहुत इजी लगेगा, लेकिन मेहनत करिए।
लेस क्रॉस स्क्वायर 2m है, डेल एप्लीकेशन ऑपरेटर्स के साई ऐसे कैसे ही मैं ई साई को उठा के वहाँ ले जाऊंगी तो यहाँ बचा माइनस का वी साई और ई साई प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का ई साई। अब क्लास देखिए, जब भी कोई आंसर या इक्वेशन बनती तो माइनस है तो उसे प्लस में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई बाय माइनस बोथ साइड को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो इसका मल्टीप्लाई मैं माइनस से करूँगी तो ये प्लस का है तो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर साई हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करने पर प्लस आ जाता है, फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करने पर प्लस आ जाता है। तो क्लास यहाँ पर आपका काम हो गया है खत्म। ई साई इज इक्वल टू आया माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन 2m लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस वी साई। तो देखिए क्लास, ये है आपकी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। देखिए क्लास, याद रख लीजिए इस इक्वेशन को, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस वी साई, ये है आपकी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। चाहो तो यहाँ भी साई है यहाँ भी साई है तो कॉमन ले लो, लैप्लेसियन ऑपरेटर स्क्वायर प्लस वी, अब साई साई दोनों में है तो चाहो तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है क्लास, तो ये है आपकी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी इस यूनिट का। तो इस तरह से क्लास हमने आज कंप्लीट कर लिया है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक ज़रूर लॉन्ग है, डेरिवेशन ज़रूर हार्ड है, लेकिन मेरे साथ अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इसे करा है तो आपको ये इजी लगेगा। लेकिन हर चीज़ तभी आपको इजी लगेगी, तभी आप कर पाओगे जब आप उसके लिए प्रैक्टिस करोगे। तो इस डेरिवेशन के लिए कम से कम 3 से 4 बार इसे लिखकर प्रैक्टिस करिएगा और मेरे नोट्स को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, मेरे वीडियो से ये टॉपिक्स अगर आपको इजी लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करती रहूं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा क्लास वो रहेगा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जो तभी समझ में आएगी जब आपने इंडिपेंडेंट वाले इस वीडियो को अच्छे से कर लिया हो तैयार। आप इस वीडियो को अभी से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब डिपेंडेंट वाला देखोगे तभी आपको समझ में आएगा अगर आपने इंडिपेंडेंट करा है तो ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे और मेहनत करके डिपेंडेंट वाला कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।